ओके। आप आचार्य स्टार्ट कीजिए। तन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम। कृषि, इसके ऊपर हम देख रहे थे। वेदों से लेकर प्राचीन भारत से अब तक कृषि का बहुत महत्व रहा है। शंकराचार्य जी ने भी बताया कि को फली कह फली, तो उन्होंने बताया कि कृषि कृत, कृषि करने वाला। ऋषि मुनि जो सब छोड़कर जंगल में रहते थे वो भी कृषि तो करते ही थे। तो कृषि को एक अनिवार्य कर्म बताया गया, एक उत्तम कर्म, एक उपासना बताई गई। तो कृषि ये हीन नहीं है, और कृषि से ही हमारी उन्नति है। कृषि से ही पूरा जगत का विकास है, पूरे भारत का विकास कृषि से सन्निहित है। और कृषि के अनेक अंग में गाय महत्वपूर्ण अंग है। तो उसके बारे में हम अलग अलग विषय लेते जाते हैं जो वेदों में बताया है। उसके बाद विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ, जो चक्रपाणी मिश्र जी, जो महाराणा प्रताप के सहयोगी एवं मंत्री थे, बहुत सारे कृषि के ऊपर उन्होंने प्रयोग किए हैं। वो भी मैं एक एक प्रयोग बताने वाला हूँ। तो इसके ऊपर जो जो हमारे प्रात्यक्षिक प्रयोग हमने सिद्ध किए हैं, नरेश भाई ने भी वो पिछली बार बताया था, बीजों का प्रयोग, फिर बीजों को भावना देने का प्रयोग, और आयुर्वेद उसमें यदि कृषि में यदि आ जाता है तो कृषि लगभग लगभग मानो सच्चे अर्थ में हरित क्रांति हो सकती। क्योंकि हम कृषि के बारे में कोई भी औषधि नहीं डालते हैं। इतनी सारी औषधियां 2000 होने के बावजूद भी कृषि के बारे में कोई भी ज्ञान हमको है नहीं, जो मनुष्यों को अनेक रोग मिटा सकती है, जो मनुष्य को स्वस्थ कर सकती है। वैसी अद्भुत औषधियों का ज्ञान हमको न होने से कृषि में ही वो औषधि उगती है और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण हमारी कृषि दिन प्रतिदिन खर्चे वाली होती जाती है, दिन प्रतिदिन उपजाऊ होने, दिन प्रतिदिन कम आय वाली हो जाती है। इसके लिए कृषि की बदनामी होती है और कृषिकार दुखी रहता है। वो दुख का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हमारा अज्ञान है, हमको विपरीत ज्ञान है, वो दूसरा कारण है। एक तो अज्ञान है और एक विपरीत ज्ञान है, जो पेस्टिसाइड से या इससे ही कृषि हो सकती है, उससे बिना कृषि नहीं हो सकती है। तो भारत ने जब पेस्टिसाइड नहीं थे, जब यूरिया या डीएवी जैसे कोई खाद भी नहीं थे, तभी भी कृषि बहुत ऊंचे स्तर पर गई थी। तभी भी यहाँ का एक्सपोर्ट, जीडीपी, वो सभी वर्ल्ड से बेस्ट था, बहुत ही ऊपर था। तो आज हम जानेंगे कि कृषि पूर्वानुमान में जैसे बीज का पूर्वानुमान बताया ऋषि मुनियों ने, और वो बहुत ही सटीक सफल है कि कौन सी फसल आ सकती है। इसके पूर्वानुमान हमने पहले बीज का प्रयोग किया, उसके वजन में नापा, उसका एक पूर्वानुमान हम कर सकते हैं शरद पूर्णिमा को। उसी तरह से बहुत अलग अलग पद्धति है अनुमान की, जैसे किसान अपने आप वो अनुमान कर सकता है। वरामिहिर ने 6ठी शताब्दी में बृहत संहिता नाम का ग्रंथ लिखा है, खगोल शास्त्र के ऊपर और कृषि शास्त्र के ऊपर। कृषि और खगोल का गहरा रिश्ता है। अभी मघा नक्षत्र चल रहा है। मघा नक्षत्र का पानी श्रेष्ठ कृमि नाशक होता है। पेस्टिसाइड जो भी आयुर्वेद वाले बनाते हैं या अभी बनाना है, वो औषध में और खेती में ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग होगा तो कीट वगैरह उससे उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका कैसे उपयोग किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे आप उसको रख सकते हैं अच्छा, उसकी पूरी विधि हम बताएंगे। उसका किस औषधि के साथ बात करना है, धीरे धीरे सभी व्यवस्था के ऊपर हमको काम करना है। इसके लिए धीरे धीरे उसको हम एक बाय एक से एक हम कृषि के ऊपर भी आपको प्रयोग सटीक रूप से बताते जाएंगे, ताकि उसका उपयोग करके किसान अपना खेती को समृद्ध कर सकता है। तो जैसे ऋषि मुनियों ने बताया कि कुदरत कोई भी कार्य करती है तो उसका संकेत तो पहले दे देती है। ऐसा अनेक बार जीवन में आपको अनुभव हुआ होगा। हमको तो बार बार ये अनुभव होता है। जैसे कच्छ में भूकंप आया, भुज में सबसे ज्यादा इसका रेक्टर स्केल की मात्रा भुज में थी। हम उस समय राजकोट में थे, वहां पर भी बहुत मात्रा में भूकंप आया। हमने पूरे के पूरे बिल्डिंग को हिलते हुए देखा। उससे पूर्व में हमने जब ये देखा कि पूरी की पूरी जो छोड़े हुए पशु थे वो पूरे के पूरे भाग गए। गाय थी, भैंस थी, कुत्ता था, बिल्ली थी, सभी प्रकार के प्राणी थे, वो
कोई भी भूकंप के वक्त घर पे नहीं था, घर के आसपास नहीं था, बाजार में नहीं था, गली में नहीं था, वो गांव को छोड़कर चले गए। और आश्चर्य हुआ कि 2 घंटे पहले पशु को कैसे पता चल गया, किसी वैज्ञानिक को पता नहीं चला। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक जो दूरबीन लेकर बैठे थे, कैमरे लेकर बैठे थे, रेक्टर स्केल नापने के लिए अनेक प्रयोगशाला में अनेक जगह पर बैठे थे, उसको ये पता नहीं चला। ये बात पशुओं को पता चल गई क्योंकि वो प्रकृति से सबसे नजदीक है, इसके लिए उसको ये संकेत पता चल गया। लेकिन हमको कुदरत की भाषा तो नहीं आती है, लेकिन पशुओं की भाषा भी नहीं आई, इसलिए हमको वो पता नहीं चला। तो या तो आप कुदरत की भाषा जान लो, लेकिन उसके लिए प्रकृति से तद्रूप होने का विधान है, प्रकृति से तद्रूप होने के लिए योग का विधान है। आयुर्वेद में बहुत पद्धतियां बताई गई है, वो बहुत कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि वो रज तम जितना हम में कम हो जाए, सत्व गुण बढ़ता जाए तो ये बात सिद्ध हो सकती है, वो बात तो दूर है। अब मैं बताता हूँ कि फसल इस बार कौन सी आ सकती है, इसका पूर्वानुमान कुसुम लता नामक अध्याय में बताया है वराह में। बहुत अद्भुत अध्याय है वो, कुसुम लता नामक अध्याय में, बृहद संहिता नामक ग्रंथ में ये बताया है कि किसान कैसे फसल को और फसलों को देखकर उसको पता लग जाता है कि अब में कौन सी फसल इस बार अच्छी होने वाली है। तो इसमें से कुछ वृक्ष होते हैं, और वृक्ष इस तरह से वो इसलिए बोने हैं क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। किस दिशा में कौन सा वृक्ष बोना है वो मैं अगली बार बताने वाला हूँ। लगभग कृषि का तो इतना समय मिलता जाएगा उतना हम लेते जाएंगे, लेकिन जितना जितना मुझे समय मिलता जाएगा मैं कृषि के ऊपर लेता जाऊंगा। रविवार के दिन प्रोग्राम भी बहुत होते हैं, इसलिए जितना समय मिलेगा उतना मैं लूंगा। तो थोड़ा सा समय आज भी है, आज भी मैं इसकी बात करूंगा कि किसान को वृक्ष बोने हैं। पहले तो ये वृक्ष का निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, रोज अवलोकन करना है। वनस्पति यदि आती नहीं है पहचानने की तो उसको सीखनी। सबसे पहले बात हम करते हैं पलाश की। तो यदि पलाश वो देखे, पलाश के आपको पता है कि पत्ते भी आते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं वंध्यत्व में, अर्थात इनफर्टिलिटी में। जिसको गर्भ नहीं ठहरता है वो मेंसिस के बाद 7 दिन तक पलाश का एक एक पत्ता ले। बहुत सारे रिजल्ट हमको केवल पलाश के पत्ते से मिले हैं, और तो औषधियां हम देते ही है, लेकिन कोई गांव में और औषधि न हो, पलाश का पत्ता का उपयोग इतना सटीक है। अद्भुत प्रयोग भाव प्रकाश ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने इसका इनफर्टिलिटी के लिए बताया है। तो ये पलाश का पत्ते का उपयोग अवश्य इन लोगों को सूचित करना चाहिए। वो एक एक रोज पलाश का पत्ता पिए तो बहुत ही उत्तम संतति आती है। पलाश का वृक्ष बोए, वृक्ष अवश्य ही अपने खेत पर बोए, अपने आसपास बोए। उसमें यदि पुष्प बहुत मात्रा में यदि उसके फूल आ जाए, जिस बार वो गर्मियों में फूल आते हैं, जिस समय हम फाल्गुन की होली खेलते हैं, उस समय वो फूलों के पानी से होली खेली जाती थी। पहले मैं छोटा था तब मैं ये पलाश के गांव में रहता था, तो मैं ये पलाश के फूलों को पानी में डालकर अगले दिन फिर पानी बन जाता था पीले रंग का, और वो पीले रंग के सब गांवों के जो मित्र थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो सब होली खेलते थे इससे, केमिकल वाले पानी से नहीं लेकिन इस पानी से। तब से ये पलाश का फूल मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो पलाश को जब फ्लावरिंग होता है और वो ज्यादा मात्रा में आए, तब जो कद्दू नाम का जो धान्य होता है, कोदरा जिसको कहते हैं, जो एक निष्कृष्ट धान्य बताया गया है कोदरा को, वो आप अभी जो मिलेट से, उसमें एक कोदरा नाम का धान्य है। हमारे यहाँ वो उत्तर गुजरात में होता है, सौराष्ट्र में नहीं होता है, दक्षिण भारत में भी वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। वो बहुत ही फलता है, उसकी वृद्धि बहुत होती है यदि पलाश के पुष्प को आ जाए। क्यों? वराहमिहिर ने अपने दिव्य ज्ञान से ये देख लिया कि जो प्रॉपर्टीज जो कुदरत के घटक पलाश के फूलों को पोषण देते हैं, वही घटक यहाँ पर कोदरा नाम के धान्य को पोषण देते हैं, वो दोनों के समान है। इसलिए जब आपको इसमें फूल आ जाए तो आपको कौन सा धान्य बोना है, तो बताया है कि ये कोदरा बोना है। वट वृक्ष में जब बहुत ही, देखिए हर एक वृक्ष हर वर्ष एक साथ खिलता नहीं है उतना। कोई एक पर्टिकुलर वर्ष में कोई वृक्ष में फल आता है, कोई वृक्ष में फल आता है, किसी में फ्लावरिंग आता है। आपको पता चल जाएगा कि वो वृक्ष बहुत ही अच्छा फल देने लगा, बहुत ही अच्छा फूल देने लगा। तो वट वृक्ष आप अवश्य बोए। वट वृक्ष का आप ऑब्जर्वेशन करें, जिस साल
वट के वृक्ष में बहुत ही फल आ जाए, फूल आ जाए, उसके बीज आ जाए, उसके फल आ जाए, तो जौ बहुत ही, बार्ली नाम का धान्य बहुत अधिक मात्रा में होगा, तो बार्ली बो दीजिए। वट को देखे बार्ली, आप समझ गए ना। इस तरह से आप एक एक वृक्ष में, क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टी का हजारों साल से अध्ययन होता रहा, वराहमिहिर ने वो दिव्य ज्ञान से अपने देख लिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म उनका परीक्षण ग्रहों तक गया। तो ये बात केवल काल्पनिक नहीं, क्योंकि उन्होंने जो ग्रह की गति निकाली, ग्रह बीचों बीच का अंतर निकाला, और वो अंतर आज भी हम जब वेधशाला में देखते हैं तो आज भी वो सही निकलता है। आज भी दोनों ग्रहों की दूरियां, दोनों ग्रहों के बीच का अंतर, दोनों ग्रहों की गति इतनी ही होती है। उसका कभी हम ग्रहाध्याय लेंगे तो आपको हर एक ग्रह के और वो ग्रह से वनस्पति का क्या संबंध है उसके बारे में माहिती देंगे। आप लिखते जाइए। यदि वट वृक्ष फूलता है तो यहाँ पर जौ नाम का धान्य होगा। महुआ होता है, महुआ जिसको कहते हैं, उसका कभी दारू बनता था, उसके कभी शरबत बनते थे, ताड़ियां बनती थी। वो एक प्रकार का बहुत ही अच्छा पेय था। दारू अर्थात मैं गलत रूप में नहीं कह रहा हूँ, उसको फर्मेंटेशन करके उसका एक प्रकार का पेय बनाया जाता था जो बहुत ही अच्छा काम करता था। आयुर्वेद में इसकी ताड़ी बनाने का, इसका एक आसवरिष्ठ बनाने का भी विधान पाया जाता है। तो महुओं के ऊपर बहुत फूल आए तो महुआ आपको रखना है। गांव में एक भी है, उसको देखते जाइए। जिस बार महुओं के ऊपर फूल आएंगे ज्यादा से ज्यादा, उस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो। महुआ नहीं होगा उस टाइम गेहूं नहीं। तो ये महुआ, ये बहुत ही आपको गेहूं के इंगित करेगा, उसका पूरा जुड़ाव गेहूं के साथ। आगे बताते हैं कि जामुन वृक्ष होता है, जामुन फल का वृक्ष होता है। जामुन वृक्ष पर यदि फल आ जाए, मतलब जामुन आ जाए, ज्यादा आए यदि, तो तिल और उड़द सबसे ज्यादा होते हैं। आप याद रखिए, जामुन तिल और उड़द से जुड़ा है। जामुन वृक्ष पर जब जामुन आ जाए ज्यादा तो तिल और उड़द सबसे ज्यादा होंगे। तिल और उड़द, तो आप और फसलों को साइड पे करके तिल और उड़द पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो पोषण, जिस तरह का कुदरत का वातावरण अनुकूल जामुन का है, उसी तरह का तिल का और उड़द का है। तो इस बार जामुन आए तो अवश्य ही कुदरत ये संकेत करती है, नेचर ये संकेत देता है कि तिल और उड़द को ये वातावरण अनुकूल रहेगा। तो जामुन में जब अभी अभी सीजन है उसकी, तो अभी आप उसका लगा सकते हैं अनुमान कि अच्छा अब आने वाली सीजन में हम तिल और उड़द करेंगे। यदि जामुन में ज्यादा फल आए तो आपको पहले ये देखना है, एक जामुन को लेकर आप नहीं उसका अनुमान लगा सकते, बहुत जामुन के वृक्ष देखने हैं अपने खेत में, पास के खेत में, इधर उधर, और उसके बाद वो नोट करना है कि कौन सा वृक्ष फल देता है, अभी ज्यादा फल कौन देता है, कम फल कौन देता है। तो आपको कोई वैज्ञानिक की, आप स्वयं वैज्ञानिक बन जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये फसल में वो, और इसका उपयोग हो सकता है। प्राचीन भारत में व्यापारी इसका बहुत उपयोग करते थे, और बाद में एक बहुत गहरा साइंस इसमें जुड़ा हुआ था कि वो फसल को कब बेचनी है। तो उसको पता लग जाता था कि ये कम होगी तो वो रख देते थे और बाद में बेचते थे, बाहर भेजते थे, और बहुत ही अच्छा व्यापार इसमें खगोल के अनुसार उसका बहुत ही इफेक्ट देखने को मिलता था कृषि के ऊपर और व्यापार वाणिज्य के ऊपर। आगे हम देखते हैं कि जिस समय, जिस झाड़े की सीजन में यदि बोर आ जाए, बेर, तो उसको हम कहते हैं कि भाई अलग 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 अभी बेर छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, जो ठंड में आते हैं हमको पता है वो। तो बेर जिस पर ज्यादा आए जिस समय, उस समय कुलत्थी नाम का धान्य, जो हम पथरी हो जाए, स्टोन हो जाए तो कुलत्थी पीते हैं, कुलत्थी, जिसको गुजराती में कलथी कहते हैं, वो कलथी, कुलत्थी नाम का धान्य ज्यादा होगा, उसका सब जुड़ा हुआ है बेर के साथ। तो ये एक इसका अनुमान है। आगे जाकर पीपल वृक्ष को, यदि पीपल वृक्ष जिस समय ज्यादा फूले, ज्यादा फल आए, ज्यादा फूल आए, तो उस समय खाद्यान्न सब ज्यादा होंगे। गेहूं है, बाजरी है, चावल है, वो सब ज्यादा वो पीपल के साथ जुड़ा हुआ है। पीपल जब ज्यादा फल देने लगे, ज्यादा फूलने लगे, ज्यादा फलने लगे, तो उस समय सभी प्रकार के धान्यों की वृद्धि बताई गई है। बीली वृक्ष का संबंध मूंग के साथ है। बिल्ली में सबसे ज्यादा सुवर्ण पाया जाता है उसके पत्तों में।
एक धातु ये उस वनस्पतियों में पाई जाती है। बेल के पत्तों में सबसे ज्यादा सुवर्ण की मात्रा है। तो बेल पत्र जब ज्यादा पकने लगे, बिल्व पत्र, तो जो हम शंकर को चढ़ाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, वो बिल्व पत्र, तो मूंग का धान्य बहुत ही अच्छा होगा, मूंग की फसल अच्छी होगी। तो ये एक एक से एक एक धान्य जुड़ा है, इसलिए वृक्ष वनस्पति को बोना है, उसका अवलोकन करना है। कुदरत जो संकेत देता है धान्यों का, वो धान्यों का संकेत आपको वो वृक्ष वनस्पति के माध्यम से देगा। भूकंप का संकेत जैसे वो पशु के माध्यम से देता है, वो हमने पिछली बार देखा, ऐसे अनेक प्रयोग हुए हैं वैज्ञानिकों के, उसमें यह सिद्ध हो चुका है कि कुदरती आपदा आएगी तो पशुओं को पहला पता चल जाएगा, उसके माध्यम से वो संकेत देगी कुदरत। इस तरह से जो फसलों का है वो वृक्षों के माध्यम से इस तरह के संकेत देगी कुदरत, वो हमको पहचानना है। आगे जाकर है कि जब दुर्वा नाम का घास जब ज्यादा हो जाए, अब देखिए इस बार दुर्वा हुई, इस बार पिछली बार कहीं दुर्वा नहीं थी, हमारे गुरुकुल के परिसर में जहां देखो वहां दुर्वा का घास हो गया। हमने उसके लिए पानी के बचाने के लिए उसके ऊपर रेत डाल दी थी, तो रेत में दुर्वा हुई। ये कठिन होता है, मिट्टी में दुर्वा होती है, रेत में दुर्वा नहीं होती है, लेकिन इस बार रेत में भी दुर्वा हुई, आप देख सकते गुरु। तो दुर्वा बहुत अद्भुत वनस्पति है, उसका जब ब्लीडिंग में उपयोग हम करते हैं दुर्वादि घृत का, तो जब इसका जब गर्भवती स्त्री को भय होता है मेंसिस का, ब्लीडिंग का, यानी थोड़ा सा भी उसको ब्लीडिंग हो जाए तो बहुत खतरा होता है, उस समय एक अद्भुत वनस्पति काम करती है, वो है दुर्वा। तो गणपति को भी हम चढ़ाएंगे भाद्रपद महीने में, तो भाद्रपद महीने में दुर्वा का सेवन आपको अनेक रोग, अद्भुत औषधि है। तो ये दुर्वा जब आ जाए तो आप मानिएगा कि गन्ना बहुत होगा। दुर्वा की प्रॉपर्टीज और गन्ने की, तो इस बार देखिए दुर्वा हुई, तो दुर्वा हुई है तो अगली बार गन्ना बहुत होगा। तो इस बार दुर्वा को देखे, दुर्वा नाम का घास जब होगा, जो गणपति को हम चढ़ाते हैं दुर्वा, तो वो दुर्वा का जब ज्यादा प्रमाण में हो जाए तो गन्ना उससे जुड़ा है, तो गन्ना बहुत होगा इस बार। आप अभी याद रख लीजिए, आप लिख लीजिए, जहां जहां दुर्वा हुई है हमारे में, गुजरात में अपनी भूमि की बात कर रहा हूँ, आसपास के खेत को मैं देख कर आया हूँ, तो वहां पर भी दुर्वा ज्यादा हुई है इस बार। इतनी मात्रा में यहाँ नहीं होती है, मैं हर साल गुरुकुल में देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो दुर्वा इतनी नहीं होती है। इस बार दुर्वा हुई है तो गन्ने का पाक ज्यादा आएगा, तो दुर्वा का संबंध गन्ने के पाक से है, तो दुर्वा ज्यादा हुई है तो गन्ने के। आगे जाकर आता है रक्त चंदन। रक्त चंदन यदि ज्यादा हो जाए, रक्त चंदन में नेचुरली वृद्धि हो, उस चंदन का वृक्ष या बड़े हो जाए, उसका ग्रोथ बढ़ जाए, तो उसको आप रक्त साठी, यानी लाल कलर के चावल, रक्त साठी लाल कलर के चावल उसमें ज्यादा आए, समझ गए ना आप? तो ये रक्त साठी चावल मतलब 60 दिन में होने वाले रक्त चावल, या साधारणता से रक्त जो चावल है, रक्त कलर के लाल कलर के जो चावल है, उसकी वृद्धि ज्यादा होगी। और दूसरे चावल जो है वो सब जुड़े हैं, वो है अशोक के साथ। जो अशोक हम लगाते हैं, अशोक की वृद्धि जिस समय ज्यादा होगी, तो अशोक की वृद्धि ज्यादा होने से, फूल की वृद्धि, अशोक के फूल की वृद्धि होने से दूसरे प्रकार के चावल पकेंगे। तो ये आप एक 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 लिख भी सकते हैं, और ये सारी की पीपीटी में बनाकर आपको भेजूंगा, तो आपका पूरा लिस्ट हो जाएगा। और लोग पूछ रहे हैं कि आपकी कोई पुस्तक है, मैं कृषि के ऊपर अभी पुस्तक एक लिख रहा हूँ, कृषि शास्त्र के ऊपर, उसमें बीज के प्रयोग, बीज के उपचार के प्रयोग, लेकिन और भी मुझे आसानी रहेगी, लोग ज्यादा प्रयोग करके मुझे ज्ञात कराएंगे, नरेश जी को ज्ञात कराएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके दे, ताकि हम पूरे अनुभव के साथ ये बात को कह सके। आपको भी ऐसे कोई कृषि के प्रयोग मालूम हो तो आप बताइएगा, उसका भी हम संकलन करेंगे, पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद सफलता हुई इसमें तो हम उसको फिर ज्ञापित करेंगे सब लोगों को, कि वो भी इसको मनन चिंतन करें और अपनी कृषि में ज्यादा से ज्यादा वैदिक प्रयोगों का इस्तेमाल करके कृषि को न केवल उपजाऊ अपितु सात्विक बनाए। वैदिक कृषि का ये प्लस पॉइंट है और ये यूनिक पॉइंट है कि वो केवल क्वांटिटी में नहीं मानती है, क्वांटिटी बढ़ाना एक हेतु नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी आए, सात्विक धान्य आए, जिससे वो खाए वो भी व्यक्ति सात्विक बनता जाए।
तो ये एक मैंने बताया शीरीष नाम का एक वृक्ष होता है जो हमने बहुत बार बताया है कि शीरीषो विषघ्ना नाम ये चरक सूत्र है। बहुत सारी औषधियों में हम उसका प्रयोग करते हैं शीरीष का। तो शीरीष की वृद्धि हो तो भी कांग और गेहूं की वृद्धि होती है। कांग नाम का एक धान्य है और गेहूं का वृद्धि होती है। सप्तपर्ण की जब वृद्धि हो जाए, सप्तपर्ण नाम का एक वृक्ष होता है, बहुत जगह पर वो गुजरात में तो मिलता है, आप उसको पहचान लेंगे। ऐसे उसका नेगेटिव इसको गिना जाता है वृक्ष को, लेकिन वो जब फूल उसकी जब वृद्धि हो जाए, वो जब फलने लगे तो गेहूं की वृद्धि होती है। फिर अलग 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 है, तो इसमें बहुत सारे धान्य हम उसको देख सकते हैं। आगे जाकर बहुत सारे ऐसे वृक्ष बताए हैं जो बहुत प्रसिद्ध नहीं। ये मैंने प्रसिद्ध वृक्षों की बात की, तो अप्रसिद्ध भी बहुत सारी बताई है। मैं नेतर के वृक्ष की बताई तो अलसी होती है। नेतर जब होता है, जो खड़ा होता है एक डंडी, तो नेतर की वृद्धि जब हो जाए तब अलसी बहुत पकती है। अलसी का धान्य बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होता है। तो ये कुसुम लता नामक अध्याय में इतने पूर्वानुमान दिए गए हैं कि इस वृक्ष में ये इस फल की फूल की वृद्धि हो, तो इस तरह के अनुमान हम कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। भीलामा नाम की एक वनस्पति, भीलामा आपको पता है, भल्ला तक कहते हैं उसको। वो यदि पकता हो और उसकी बाष्प लग जाए तो आपका मुंह पूरा सूख जाएगा। भल्ला तक सारम बनाते हैं आयुर्वेद में, आपको पता है कि कैंसर में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, पाइल्स में भी उपयोग होता है भल्ला तक का। ऐसे तो जहरी होता है, लेकिन भल्ला तक बहुत ही उपयोगी है विष को निकालने में। शरीर में गया हुआ कोई भी टॉक्सिन्स हो तो उसको निकालने में भल्ला तक बहुत ही काम का है। लेकिन उसकी बाष्प से रक्षण करना है। भल्ला तक का वहां पर बन रहा है, मैं आपको एक दिन संस्कृति गुरुकुल में बुलाऊंगा, भल्ला तक सार बनता हो तब। तो उसकी बाष्प भी लग जाए ना तो आपको लगेगा कि ये कैसी औषधि है, तो आपका मुंह सूज जाएगा। भल्ला तक का थोड़ा बाष्प लगेगा, मुझे एक ही बार लग गया था तो मेरा पूरा सूज गया था उसमें। और उसका यदि अजीर्ण हो जाए, कोई भी भल्ला तक की विपरीतता है, तो उसको निकालने के लिए एक वनस्पति बताई, उसका नाम है इमली। चिच्चा भला तक वटी इसके लिए आयुर्वेद में कहती है। वो भिलामे का प्रयोग करके उसके दोषों को निकालने वाला जो है वो इमली में तत्व है। इसके लिए चिच्चा भला तक वटी आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध दवाई है। तो चिच्चा भला तक वटी का सेवन गुरुवर्य बहुत लोगों को करवाते थे जो रसायन प्रयोग करवाते थे। भला तक रसायन प्रयोग में बहुत उपयोग होता है इसके लिए। तो इसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो ये भल्ला तक का प्रयोग यहाँ पर है कि भिलामा की वृद्धि यदि जिस साल में हो तो उस साल भयान्वित हो जाता है। तो अभी तो हमारे यहाँ भिलामा नहीं होता है, इसके लिए ये नहीं, लेकिन कोरोना के पहले किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो ये हो सकता है भिलामा अधिक प्रमाण में हुआ हो। तो भल्ला तक का प्रमाण जब हो वो भयान्वित होता है। अगला साल बहुत रोगों के साथ बहुत ही ऋषि मुनि की जब परिषदें होती थी तो वो चिंतित हो जाते थे कोई वनस्पति की वृद्धि से। कोई वनस्पति फूलने लगे, फलने लगे। देखिए, जो उत्कृष्ट देवी वनस्पतियां है तो उसका एक लक्षण कलयुग में बताया है कि वो वनस्पतियां लुप्त होती जाएगी। और जो वनस्पतियां जो अच्छी नहीं है वो वनस्पतियां सब जगह उगने लगेगी। कांटा वाले वृक्ष सब जगह उगने लगेंगे। तो वृक्ष तो ऋषि मुनि चिंतित हो जाते थे क्योंकि अब अकाल पड़ने वाला है। वो देख रहे थे कि जिस वातावरण, जैसे सावन का महीना होता है, उस वातावरण सावन के महीने का नहीं है, तो ऋतु अपने क्रम में नहीं चलेगी। ये एक भय की निशानी है। पिछली बार गुजरात में बहुत ही बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, जब कभी भी इतनी वृष्टि नहीं होती है। उससे पहले भी ऐसा हुआ। तो ये संकेत देते हैं कि कोई भी रोग या कोई भी प्रकार की हानि, कुदरती हानि होने वाली है। भूकंप होने वाला है या ऐसी कोई भी घटनाएं यहाँ घटने वाली है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तो वो वनस्पति को पहले पता चल जाता है। भिलामा की वृद्धि हो जाए तो समाज में भय उत्पन्न होने वाला है, झगड़े होने वाले हैं, लड़ाई होने वाली है। ये भिलामा संकेत देता है। क्योंकि जैसे सूर्य के ऊपर से हम संकेत कर सकते हैं, ऐसी सूर्य से जुड़ी हुई वनस्पतियां हैं, वो नेगेटिव वनस्पतियां है जो 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 कांटे वाली, उसकी वृद्धि यदि होने लगे तो कुदरत ये संकेत देती है कि अच्छी वनस्पतियां नहीं होगी और भय व्याप्त हो जाएगा पूरे समाज में। तो ऋषि मुनि चिंतित होकर परिषद देकर उसका समाधान खोजने के हेतु
वो सब हिमालय में चले जाते थे और परिषद करते थे। इसके लिए जब जनपदोध्वंस होता था तो ऋषि मुनि उस स्थान को छोड़ देते थे और परिषद का एक आयोजन करते थे और उसमें ये सारी चर्चाएं करते थे, अवलोकन करते थे और उसका निराकरण कैसे किया जाए उसकी बातें करते थे, उसके विचार समाज के समक्ष रखते थे। तो ये भीलामा एक ऐसी वनस्पति है जिसका ज्यादा फूलने से समाज में भय प्राप्त होता है। एक वनस्पति मैंने पहले बताई थी, वो है शमी, जिसमें बहुत प्रमाण में नाइट्रोजन होता है। तो उसकी वृद्धि से भी आप ये लग सकता है कि उसकी यदि बहुत वृद्धि हो जाए, जिसमें हम पांडवों ने जिसमें हथियार को छिपाया था, आपको पता है, इसके लिए वृक्ष पूजन आज भी लोग करते हैं, उसका वृक्ष का पूजन करते हैं बहुत सारे राज्यों में, गुजरात राज्यों में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं। उसके शस्त्र पूजन होता है। जो वृक्ष के नीचे शस्त्र पूजन होता है वो वृक्ष है शमी। अमरकोशकार ने उसकी व्युत्पत्ति बताई है, शामयति रोगान इति शमी, जो रोगों का शमन करती है। इसमें ये पेड़ को आप खेत में बोएंगे और इसमें इसके पत्ते यदि गिरेंगे आपके खेत में तो बहुत प्रमाण में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन से बहुत ही भूमि उपजाऊ बन जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, इसको आप बहुत फूलने लगे तो आपको याद रखना है, ये वृक्ष की वृद्धि अकाल का सूचन करती है, अगले साल अकाल आ जाएगा। तो ये वृक्षों से भी पूर्वानुमान ऐसे ऐसे बताए हैं। देवी वनस्पतियां भी बहुत सारे संकेत कर देती है, ताकि जैसे गाय भी बहुत प्रकार के संकेत देती है, इस तरह से अनेक प्रकार की वनस्पतियां अनेक प्रकार के संकेत देती है। उसका हमको बहुत अनुभव हुआ है। बहुत सारी वनस्पतियों को देखकर हम ये आगे अनुमान लगाते हैं कि आगे का आने वाला वर्ष कैसा होगा। तो ये एक भीलामा बताए। दूसरा एक खदीर है, जिसका आयुर्वेद में औषध बनता है, खदीराष्टक, खदीरारिष्ट, बहुत सारे खदीर क्वाथ बहुत सारे बनते हैं। खदीरो कुष्ठघ्ना नाम चरक सूत्र है। स्किन के रोगों में उसका उपयोग खदीर का होता है। उसका हम पान भी खाते हैं तो उसमें लाल जो आता है ना, आपको चूना डालते हैं और बाद में उसको कत्था डालते हैं। तो ये खदीर का वृक्ष है, जो खेर जिसको कहते हैं, खदीर कहते हैं। तो ये खदीर का जो होता है उसकी वृद्धि हो तो भी दुष्काल का संकेत करती है। आगे जाकर नाग केसर जो होता है ना, उसमें दो प्रकार का, काला भी आता है, रक्त भी आता है। तो वो किसी भी प्रकार के नाग केसर जो बहुत ही उपयोगी होता है, वो बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। उसकी वृद्धि हो जाए, नाग केसर में पुष्प भी आते हैं, तो उसकी वृद्धि हो जाए उसमें पुष्प की, तो इस साल आने वाला बहुत ही अच्छा रहता है। वो एक संकेत करता है। जब नाग केसर बहुत अच्छा फलता था तो ऋषि मुनि उत्सव मनाते, क्योंकि आगे आने वाला वर्ष सुकाल होगा, ये राज्य में बहुत धन धान्य की वृद्धि होगी। तो वो बहुत ही तत्व ज्ञान का काम करने लग जाते थे, क्योंकि अब बहुत चिंता नहीं है लोगों की, लोग अपने रीत से सुखी है, तो वो अंदर जाते थे, क्योंकि उसको कोई अपेक्षा नहीं थी लोगों के प्रति। तो फिर से कोई रोग की ऐसी सूचना मिलती थी तो बाहर आते थे और औषधियों का निर्माण करते थे। तो ये से अनेक प्रकार के वृक्ष वनस्पति की सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में वो संकेत देते थे। तो लताएं जो होती है वो जब बढ़ने लगे तो अच्छी वृष्टि का संकेत देती है। वो जैसे वृक्ष पर लताएं चढ़ती है अलग अलग, जैसे गिलोय चढ़ती है, उस तरह से अनेक प्रकार की लता है। अस्थि श्रृंखला है जिसको हाट साकल कहते हैं। तो अनेक प्रकार की लताएं जब फले और फूले और अच्छी हो, तब ये संकेत देती है कि आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी। तो ये किसान अनेक प्रकार से उसका प्रयोग करे। बहुत सारे किसानों को हम ये बताते हैं, कृषि तो वस्तुगत या प्रायोगिक होती है। इसके लिए जो अभी वैदिक कृषि के प्रयोग हमारे करते हैं, उसमें 2-3 किसान हो गए हैं। एक जो नरेश भाई है, दीपक भाई है, और अभी वसुंधरा फार्म वाले जो है हरेश भाई। तो मैं बताऊंगा, किसी को सेकेंड करे, अभी वो बता रहे थे कि उन्होंने कृषि में बताए गए प्रयोग किया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। अभी अतिवृष्टि यदि हो जाए, मतलब ज्यादा यदि बारिश आ जाए, तो वृक्ष ज्यादा पानी से भी उसको नुकसान होता है। इसके लिए दधी का और नमक डालने का बताया गया है, वो पानी को शोषने के लिए है। तो दधी का खाद तब दे, दही का खाद का तब प्रयोग करे जब ज्यादा पानी हो जाए, और नमक के खाद का प्रयोग करे तब। तो उसमें
बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। आप याद रखें, जब ज्यादा बारिश हो जाए, पौधों को कोई भी कारण से ज्यादा पानी मिल जाए, तब दही का खाद की बात की गई है और नमक की बात कही गई है। उसी समय आप नमक डाल सकते हैं पौधों में और दही का खाद डाल सकते हैं, ऐसा वृक्षायुर्वेद में बताया है। तो फिर से हम आज कहते हैं कि कोई अपना एक अनुभव व्यक्त करना चाहते हैं तो नरेश जी को, और जो वसुंधरा फार्म वाले हैं उसको मैं वापस हो सके, अभी उन्होंने हैंड रेस किया था तो वो फिर से अपना हाथ उठाए, बताए कि वो बोलना चाहते हैं कुछ, तो वो भी यहाँ पर बोल सकते हैं। उन्होंने क्या प्रयोग किया था और कैसी सफलता उनको मिली है, क्या परिणाम मिला है, वो बता सकते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि जो गुजरात के ही है वो अपना बताए, आप कुछ संकेत करें ताकि आप बोलना चाहते हैं। नरेश भाई भी कुछ इस अपना अनुभव प्रकट करना चाहते हैं ये कृषि के प्रयोगों में कोई नया, तो भी वो बता सकते हैं। मैंने जो खाद के विषय में बताया था, इस बार ये कुसुम लता नामक अध्याय मैंने पूरा ले लिया है, उसकी पूरा का पूरा मैं एक बनाकर चार्ट बनाकर आपको दूंगा। अगली बार हो सकता है कि मेरा कार्यक्रम हो और मैं नहीं कर पाऊं, मैं शुक्रवार को बता दूंगा। लगभग कार्यक्रम होगा कहीं बाहर तो बात अलग है, नहीं तो अगले शुक्रवार को मैं नक्षत्र के बारे में बताऊंगा कि कौन सी नक्षत्र की वृष्टि का जल कैसे प्रयोग करें और उसका क्या क्या फायदा होता है, और हम अपनी फसलों को कैसे दही खाद। ये होता है कि जो दही होता है ना, कर्ड जो दूध से बनता है, उसका ही आपको पानी में मिलाकर उसका खाद जैसा बनाकर पौधों में रोज डाल देना है। तो वो अति पानी से जो रोग होते हैं वो इससे निकल जाते हैं। नमक भी डालना है साथ में, दही और नमक, दही में बता रहा हूँ, तो दही और नमक का खाद तब डालना है जब अधिक बारिश आ जाए, पेड़ों को जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाए, तब की बात है ये। तो बहुत सारे रोग उसको हो सकते हैं। अब उसके रोगों के लिए कौन सी आयुर्वेद चिकित्सा करें, क्योंकि कफ पित्त वात के जो रोग होते हैं वो जैसे मनुष्यों को होते हैं ऐसे ही पौधों को होते हैं। तो इसके लिए मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो उपाय कर सकते हैं, और बहुत अच्छी औषधियां इसमें बताई गई। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि नरेश जी को कुछ बताना है तो बताए, नहीं तो जो अपने भाई है वो भी बताएंगे कुछ भी। तो जी, बताना चाहते हैं भैया आप देखिए, नरेश भाई आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए जी। नरेश जी, आप को होस्ट है जी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, नहीं जी, नहीं, इस हफ्ते में बोले तो आज टुडे कोई ये नहीं है शेयर करने के लिए। हाँ तो और भी कोई है तो वो हाँ, अपना अच्छा एक्सपेरिमेंट शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस बार आपका कोई अनुभव नहीं है इस हफ्ते का? इस हफ्ते में नहीं है। हाँ आपने जो वो बिल्व पत्र का बताया था ना, हाँ, सुवर्ण का, वो नेक्स्ट वीक में उसका रिजल्ट्स में देख के बताऊंगा। किया है अच्छा मैंने। जी जी, किया है तो क्या किया है वो बताइए, रिजल्ट भले ही बाद में आए। हाँ, वो हमने बिल्व पत्र का हम्म उसका क्वाथ बना के हम्म उसको, जो अभी मिलेट्स का मैंने 3 4 रोज पहले हम्म उसका बीज का हमने ये हम्म पौधे और बीज का उसका क्वाथ में हम्म भावना देके उसको रोपाई किया है। हम्म, हम्म, तो वो अभी जी, अब नेक्स्ट वीक में उसका रिजल्ट मिलेगा तो वो मैं शेयर करूंगा। चलेगा चलेगा, हाँ जी। और ठीक है। वसुंधरा फार्म वाले हैं कि नहीं है अभी कुकड़िया, जो अपने भाई है हरेश भाई, क्या नाम है उनका, वो जसदण के पास के है, वो शायद नहीं लग रहे अभी। उन्होंने पहले बताया था वो कुछ शेयर करने वाले हैं, लेकिन नहीं है तो फिर जाने देते हैं। है कोई, आप पूछिए कोई है भैया? हाँ, वो नहीं लग रहे अभी। उन्होंने प्रयोग किया था, उनको अच्छा परिणाम मिला है, तो कुछ शेयर करना चाहते थे जी, लेकिन वो नहीं लग रहे, चले गए लगते हैं।
तो राजेश्वर जी, आचार्य जी कुछ प्रश्नोत्तर ले लेंगे, थोड़ा टाइम है तो। आप प्रश्नोत्तर ले लेते हैं, कोई 1-2 प्रश्न ले लेते हैं, 15 मिनट है। ऐसा आचार्य, अब नेक्स्ट टाइम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रभु जी का नाम आप बोल रहे थे, उनको एक 15 मिनट का कुछ। हाँ, प्रभु रेन जी वाटर के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। गांव में काम किया था आचार्य जी, कोई आप बोल रहे थे, 2-3 बार बोले थे सेशन। हाँ, वो मनसुख भाई करके एक है, मनसुख भाई का। नरेश भाई को इसको पहचानते हैं। उन्होंने गुजरात में शायद पहली बार गाय का शुरू किया था, गिर गाय क्रांति, और उसके बाद जो गिर गाय का प्रसिद्ध हुआ उनके कारण हुआ है बहुत ही। तो घर घर पे उन्होंने गाय रखवाई। फिर अभी उत्तर गुजरात में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर पानी के एक गांव में उन्होंने 50-50 डैम बिल्कुल न्यून लागत पर रखवा दिए। तो बहुत ही अच्छा कार्य उनका कृषि के और पानी के बारे में है। तो पानी को कैसे बचाया जाए उसको बहुत ही अच्छा, केवल गांव के श्रम से ही वो अब गांव को रुकते हैं। अभी आदिवासी के गांव में रुके, वहां पर भी बहुत सारे चेक डैम बंधवाए ताकि पानी हार्वेस्टिंग हो और वो ही पानी से वो फसल ले सके। तो पूरा का पूरा गांव अभी वो फसल को ले रहा है। तो इसलिए वो भी, उसके बारे में भी हम अगली बार बात करेंगे कुछ, कि नक्षत्र के पानी के बारे में, और उनका भी एक व्याख्यान रखेंगे कि वो आपको पानी हार्वेस्टिंग के बारे में, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे, और बहुत सी बातें करेंगे ताकि आप वहां पर किसी भी गांव में आप रहते हैं तो वहां पर वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप पानी को उस तालाब खोद सकते हैं और कम से कम दामों में, वो कम से कम लागत पर श्रमदान से ही, अपने श्रमदान से अपने गांव पे कोई भी तालाब करना चाहता है यदि, क्योंकि गवर्नमेंट में तो मंजूरी होती है, उसके बाद चेक डैम बनता है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। तो यहाँ पर गांव स्वयं ही अपना चेक डैम बना सकता है और उसका उपयोग, और गांव के जो पानी का स्तर होता है वो ऊपर आता जाता है। अभी पानी के स्तर देखिए, अभी चेन्नई में मैंने पढ़ा था पेपर में कि 2000 फीट नीचे चला गया, तभी भी पानी नहीं है। तो पानी के स्तर को ऊपर ले आना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वराहमिहिर ने भूकंपाध्याय लिखा है पूरा। वराहमिहिर ने बृहद संहिता में भूकंपाध्याय है। तो भूकंप का ऐसा होता है कि पानी का एक स्तर होता है, वो यहाँ पर होता है, और वो पानी को हमने यदि हार्वेस्ट नहीं किया तो क्या होता है कि वो पानी हम ले लेते हैं, फिर एक गर्त आ जाती है, वो गर्त में पत्थर निकलते हैं, और वो पत्थर तक ही हमको पानी को खींचना होता है। वो पत्थर का लेयर टूट गया तो अंदर एक पानी होता है, वो कुदरत ने अपने लिए रिजर्व रखा होता है, ताकि जो भी गर्मी होती है वो पानी रिजर्व रहे, तो ठंडक बनी रहे, तो उतनी गर्मी जमीन पर न जाए। यदि वो स्तर को हमने भेदन कर दिया, वो स्तर का भेदन कर दिया हमने, तो नीचे बहुत पानी का स्रोत होता है, लेकिन वो कुदरत के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता है। वो रिजर्व रखा होता है कुदरत ने अंदर के ज्वालामुखी को शांत करने के लिए, और जमीन को हानि न हो इसके लिए। वो कुदरत की व्यवस्था में पहला स्तर पानी का आता है, दूसरा स्तर बहुत कठिन आ जाता है, फिर तीसरा स्तर रिजर्व पानी का आता है। वो रिजर्व कोटा हमने यदि बहुत बड़े बोर करके यदि ये कर दिया, अपने ले लिया, तो भूकंप आने की शक्यता बढ़ जाती है। अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हमने जमीन की गहराइयों से पानी निकालना चालू कर दिया, तो कुदरत का वो रिजर्व स्रोत था, वो पानी रिजर्व था, वो पानी निकल गया कि भूकंप आने चालू हुए। तो हमको लगा कि ये तो भगवान भूकंप भेज रहा है, ये तो भगवान कर रहा है। भगवान कुछ नहीं कर रहा है, वो हमारी गलतियों से हमने कुदरत का दोहन कर दिया। तो कुदरत ने वो रिजर्व फोर्स वाला रिजर्व जो वाटर रखा था उसका उपयोग हमने कर दिया, तो जमीन पे गर्मी बढ़ गई, तो जमीन फटने लगी, तो भूकंप आने लगा। तो इसके लिए पानी का हार्वेस्ट करना, वाटर का हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी जो तकनीकी ग्रंथों में बताई गई है वो तकनीकी का उपयोग करें, और खास करके अपने अपने गांवों में सब लोग, साउथ में मैं तो राजेश्वर जी को बताता हूँ कि 1 महीना निकाल कर ऐसी योजना करें कि अगली बार हम चेक डैम ज्यादा से ज्यादा बने, वाटर हार्वेस्ट करें लोग अपने स्थान पर, और फिर वो हार्वेस्ट करके कृषि वैदिक पद्धति से हार्वेस्टिंग करे, और उसके बाद वो अपनी खेती करे। तो एक ही साल में बहुत सारा कार्य हो सकता है। 5-5 दिनों में वहां पर हार्वेस्टिंग के लिए सब बन जाता है, केवल 10-15 हजार 25 हजार के खर्च में, जो गांव वाले स्वयं श्रमदान से करते इकट्ठा, और खुद मनसुख भाई भी अपना पैसा लगाते हैं उसमें, और गुजरात के लोग भी बहुत तैयार होते हैं कि भाई
ये जो अच्छा कार्य हो रहा है उसको हम बढ़ाए तो किसान कम से कम आत्महत्या नहीं करेगा। तो ये वैदिक हार्वेस्टिंग पद्धति का हम प्रॉपर यदि प्लान करें, यहाँ पर कहीं पर भी करें, तो जो गाँवों में ये हुआ है, मैं पिछली बार 2-3 दिन पहले ही एक गाँव में जाकर आया झांका, तो वहां पर प्राय 30-40 डैम है, वहां पर ऐसे मिलकर 51 है, लेकिन इस तरह के तो प्रॉपर 30-40 तो एक गांव में ऐसा हार्वेस्ट करने का बताया है, तो उसके स्तर ऊपर आ गए। तो जल के स्तर को ऊपर लाना ही पड़ेगा। जल का स्तर नीचे गिर गया तो भूकंप आने ही वाला है, कुदरती आपदा आने ही वाली है, क्योंकि कुदरत ने जो अपना पानी रिजर्व रखा है वो हम निकाल लेते हैं। अभी किसी को वनस्पति के बीज चाहिए तो हमारे पास नहीं है। अगले साल से हम वनस्पति की सीड बैंक राजेश्वर जी को भी साथ में लेकर चालू करेंगे। जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम की एक टीम वो बीज को प्रायः उसमें नरेश जी है और सारे लोग भी हम पहुंचाने का कार्य करेंगे आप तक, ताकि अनेक वनस्पतियों को आप बोए। किस दिशा में कौन सी वनस्पति बोनी है वो भी हम आपको बताएंगे, उसका भी हम शायद अगली बार ले लेंगे कि इस वनस्पति को किस दिशा में और क्यों बोनी, इस दिशा में क्यों ये वनस्पति को बोए, पूरा उसका विज्ञान है, वो मैं अगली बार लेने वाला हूँ। तो कोई नरेश जी कुछ बताना चाहते हैं? नरेश जी आप बताइए। हेलो हाँ, जी, हाँ, वो जो अपने पलाश के जो फल और फूल ज्यादा आते हैं तो कोदरो जो है वो लेनी चाहिए जी। तो कोदरो यानी मिलेट्स के सभी फसलें, मिलेट्स अब वर्ग आज की वो सब फसलें। कोदरा का जो होता है ना, मतलब वो लिखा है, मतलब उसके जैसी सभी फसल ले सकते हैं उसके जाति। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी तो शिवप्रसाद सर कुछ क्वेश्चंस लीजिए, 1-2 क्वेश्चंस लीजिए ताकि। जी। जी परमार जी को। हम्म, जी। अभी अनम्यूट। परमार जी हाँ, बात कीजिए। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। जी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि मेरा जो क्षेत्र है जहाँ पे मेरा जो जन्मभूमि है वो सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो वहाँ पे सूखी जमीन है और उस जमीन में क्षार की मात्रा ज्यादा है। तो वहां पर कैसे वृक्ष लगाए जाए ताकि वहां पे थोड़ी जो ग्रीन कवर जो अगर डेवलप किया जा सके उधर, तो वहां पे क्या है कृषि में थोड़ा सा सुधार हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसके लिए आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। अब देखिए, वो तो बहुत ही, मतलब आपने अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत डिटेल में चर्चा है इसकी, क्योंकि क्षार वाली जमीन पर पहले तो क्षार दूर करने के लिए, कम हो जाए इसके लिए कौन से पौधे लगाने। हाँ। तो ये एक हो गया, एक विषय आएगा वो बड़ा। अच्छा। दूसरा, यदि क्षार वाला पानी है तो उसको फिल्टर करने के लिए बहुत सारे पौधे इस पे के ऊपर हम लगा सकते हैं, जैसे जो अलग अलग जगह पर क्षार वाली जमीन पे होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं, समझ गए ना। हाँ, हाँ। तो पौधों के बाद में कृषि कर सकते, सीधा आप कृषि नहीं कर सकते। सीधा कृषि किया तो वो क्षार वाली जमीन पर बहुत सारी फसलें तो होती ही नहीं है, मतलब। तो इसके लिए पहले पौधे लगाए, उसके बाद जमीन का स्तर उसका ठीक करे, और उसके बाद आप पानी का हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि वो क्षार तो जब पानी जमीन में जाता है उसके बाद उसमें मिक्स होता है, बराबर है। आप जो जमीन का पानी लेते हैं उसका टीडीएस आप एक बार नापिएगा, और एक बार बारिश का पानी आता है उसमें टीडीएस नापिएगा, वो दोनों का अंतर देखिएगा, समझ गए ना। तो जमीन के पास जाता है तो क्षार इकट्ठा हो जाते हैं। आप वाटर को हार्वेस्ट करके कृषि की शुरुआत करेंगे तो बहुत उत्तम परिणाम मिलेगा। जैसे अभी ही मघा नक्षत्र का पानी होता है, वो क्षारीय जमीन में कोई भी फसल हो उसके लिए बहुत ही अच्छा पानी होता है, क्योंकि उसमें क्षार की मात्रा होती ही नहीं मघा नक्षत्र में। तो इस तरह के आप पानी को हार्वेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद उसी से यदि आप पानी को देंगे जमीन को तो बहुत ही लाभ मिलेगा। आज क्या होता है कि हम बोर से पानी निकालकर उसी को जमीन को पानी देते हैं, मतलब बराबर है आपकी फसल को। तो फसल को क्षार तो एक जमीन से मिलता है, दूसरा पानी में भी क्षार होता है, तो क्षार की ज्यादा मात्रा हो जाती है, समझ गए ना। जी जी। तो इसलिए मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगा कि क्षार वाली जमीन पर कौन से पौधे लगाए।
और वाटर हार्वेस्ट करके जो कम क्षार वाला पानी जिस नक्षत्र का होता है उस नक्षत्र का पानी आप उसको पिलाएगा तो बहुत लाभ। जी जी धन्यवाद। हाँ, मघा नक्षत्र का उपयोग खास करके मघा नक्षत्र का पानी है वो कीटक को नाश करता है। इसके लिए अच्छे पानी में भी 100 लीटर में 5 लीटर आप डाल देंगे तो वो बिगड़ेगा। तो आपको जब भी आपने पीने के लिए भी वाटर को हार्वेस्ट किया है तो उसमें आप 100 लीटर पानी में 1 से 5 लीटर, 1 लीटर भी डालेंगे तो वो 10 साल तक बिगड़ता नहीं है, 5 लीटर डालेंगे तो भी बिगड़ेगा नहीं। दूसरा आप उपयोग कर सकते हैं खेती में जो आप पेस्टिसाइड बनाते हैं जैसे नीम का, सीताफली के पान का, जिसमें मतलब तिक्त रस होता है, कड़वा रस होता है, कड़वी गंध होती है, जंतुघ्न गुण होता है, ऐसी सारी वनस्पतियां आयुर्वेद में कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है कृषि में। समझ गए? वनस्पतियों के तो गुण लिखे हुए हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में, उसमें सीताफली के पान है, नीम के पत्ते हैं, या फिर अलग अलग आप देख सकते हैं कि जिसका विषामक या फिर कीटकनाश कृमिघ्न गुण है, ऐसी सारी वनस्पतियों के पत्ते और उसका क्वाथ बनाते हैं। तो वो क्वाथ में आप जब पानी लेते हैं वो मघा नक्षत्र का लेंगे तो उसी की गुणवत्ता 5 गुनी बढ़ती है। तो इसके लिए पहले के काल पे जब इस तरह के जब पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे आयुर्वेद के तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता था मघा नक्षत्र के जल का। तो मघा नक्षत्र का जल दूसरा कृमिघ्न है जिसमें कीड़े पड़ते हो, वो कीड़े और जब कुछ छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हो या ऐसे जंतुजन्य रोग होते हो उस पर आप मघा नक्षत्र का पानी से बनी हुई दवाई या ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं खेत पर, तो उसका छिड़काव करेंगे। कोई भी आप यदि छिड़काव करना है, जैसे आपको छाछ में छिड़काव आंवला की रसायन का करना है, किसी का भी करना हो, तो उसके लिए आप मघा नक्षत्र का पानी यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य करेगा खेती के। जी हाँ, आप पूछ सकते हैं प्रदीप जी। हाँ, प्रदीप पाटिल, प्रदीप रमेश पाटिल जी। जी मेरा प्रश्न ये था कि मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जहाँ मतलब जो क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां पे हम अगर आयुर्वेदिक अभी जब हमने जो भी बात किया तो उसके रिलेटेड कोई वृक्ष वगैरह लगा के वो खेती करके मतलब कोई एग्रो बिजनेस कर सकते हैं जैसे फार्मेसी से औषध वगैरह बनाने के निर्माण का। तो जहाँ पे पानी कम है उसके लिए कौन से मतलब आप ये करोगे सुझाव दोगे? जिसमें पानी कम है तो पहला तो आपको पानी जिस भूमि में कम हो उस भूमि में वृक्ष लगाने को बोला है। उसकी बात मैंने पहले तो कर ही दी है, अभी मैं फिर से करूंगा कि उसमें कुछ औषधियों का, कुछ पौधों का लिस्ट है, बराबर है। और केवल पानी नहीं देखना है, जो मॉइस्चर होता है ना वो भी बहुत काम करता है खेत पर। आपको पता है वो हवा सूखी है या हवा में मॉइस्चर है, आपको पता है ना ये सब? तो हेलो भैया, आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, ये नहीं पता है। अच्छा, नहीं, ये ज्ञान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, केवल पानी को देखते हैं कि भाई पानी नहीं है ना तो फसल नहीं होगी, पानी होगा तो ये वृक्ष होगा। तो केवल पानी का साइंस नहीं है, पानी केवल पौधा पानी नहीं लेता है, पानी के साथ साथ वो मॉइस्चर लेता है। खेत की फसलें केवल पानी से नहीं होती है, पानी के साथ साथ वो मॉइस्चर लेता है, हवा लेता है, हवा भी बहुत देखने को देखते हैं। तो एक तो हमारा जो बहुत प्रसिद्ध वृक्ष है औदुंबर, औदुंबर का पेड़, जैसे हमारा एक स्वभाव होता है, वो कोई व्यक्ति संग्रह करता है, कोई व्यक्ति पैसे को संग्रह करता है, कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन का संग्रह करने वाला होता है, कोई व्यक्ति कुछ होता है। आज पैसे के संग्रह करने वाले बढ़ गए, हम देखेंगे बाजार में सब लोग पैसे यहाँ से 1 लाख आया तो रख दिया। इंफॉर्मेशन का, ज्ञान का संग्रह करना है तो नहीं करेंगे। देखिए इतना बड़ा ज्ञान है उसको, वो तो होता रहेगा, ऐसा वो बताते हैं। आप समझ गए ना? तो इसके लिए पौधों में भी सबसे ज्यादा पानी का संग्रह करने वाला वृक्ष है वो औदुंबर है। तो इसके लिए पहले आचार्य जो बैठते थे ना पाठ देने के लिए, औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठते थे। तो औदुंबर के फल आते हैं और औदुंबर मतलब जो क्षमा करता हूँ, औदुंबर मतलब वो दत्त भगवान का जो पेड़ बोलते हैं वही क्या? औदुंबर अर्थात आपको जो फल आता है ना छोटे छोटे उसके, तो औदुंबर आप पहचान सकते हैं, महाराष्ट्र में होता है, जो अंजीर के जैसा फल होता है उसका। हाँ हाँ, हम समझ गए, दत्त भगवान के पेड़ बोलते हैं उसको। वही आप ले सकते हैं, वही है। तो वो फल आते हैं। अब उसमें क्या होगा कि जी उसमें बहुत जीवन तत्व होता है, इसके लिए उसमें तुरंत कीड़े पड़ जाते हैं।
तो ये वृक्ष के नीचे पानी होता है, ये वो संग्रह करता है। तो अभी पानी आपके नहीं है, लेकिन वो वातावरण में से मॉइस्चर को लेकर, पानी को लेकर अंदर उतारता है। हम केवल जानते हैं कि बारिश से पानी आता है, लेकिन जो वातावरण में जो छोटा जो मॉइस्चर होता है उसका पानी के रूपांतरण करके वो अंदर रख देता है। तो मॉइस्चर का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि किस तरफ से उसका संग्रह किया जाए। इसके लिए चारों ओर पेड़ लगाने हैं, तो उसमें चारों ओर की मैं माहिती दे दूंगा आपको कि औदुंबर कहाँ लगाना है, दूसरा पेड़ कहाँ लगाना है, उसका एक साइंस है पूरा कि जिसकी छाया न हो ऐसे वृक्ष आपको पूर्व में लगाने। तो ऐसे वृक्ष क्या करेंगे कि छांव उसमें नहीं आएगी, तो पूरा उसका धूप मिलता रहेगा, लेकिन वो बड़ा होने से मॉइस्चर का रक्षण करेगा। तो इसके लिए कहीं मैं अगली बात में बताने वाला हूँ। अभी आप औदुंबर का आप याद रखिए, औदुंबर को बोलिए, ठीक है। इसके लिए आप कोई कंसल्टेशन मतलब ऐसे करते हैं क्या, अगर किसी को करना हो ये अपने खेती में? तो उसके लिए मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे जो नरेश जी है उससे आप पूछ सकते हैं। और दूसरे है दीपक चौधरी करके है, तो दीपक चौधरी और नरेश दोनों अच्छी तरह से आपको मार्गदर्शन देंगे, निस्वार्थ भाव से अपने प्रयोग बताएंगे। देखिए ये ऐसा नहीं है कि मैंने से सुना और बता दिया, वो खुद प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद वो आपको बताते हैं कि आप ऐसा करो। तो नरेश जी का नंबर लिख लीजिए और दीपक जी का नंबर लिख लीजिए, ये दोनों आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे बताएंगे, ये चैट में डालेंगे क्या? ये अभी राजेश्वर राव जी आपको दोनों का नंबर दे देंगे। आप मुझे कीजिए जी, व्हाट्सएप में पिंग कीजिए। आपको तो शायद मेरा नंबर आप दोनों का नंबर आप रख सकते हैं। दोनों वैदिक कृषि के बहुत प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग आपको बताते हैं, ठीक है। राजेश्वर राव जी अब समय हो गया है, मुझे जाना है, तो अभी अब पूरा करते हैं। और नेक्स्ट जो रह गया है वो मैं आगे बताऊंगा अगले हफ्ते, ठीक है। संडे जुड़ेंगे इसके, तो संडे ज्यादा लोग आने से क्या है ना, हम लोग फ्राइडे भी ऐड करेंगे। लेकिन ये जो सिर्फ 100 लोग देखते हैं ना, मेन प्रॉब्लम समाज में यही है, यही रूट कर किसानों की संख्या तो ज्यादा है, ये तो उसका फायदा है, तो उसमें तो ज्यादा होना चाहिए ना। तो आयुर्वेद से भी ज्यादा किसान को होना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब उनके फायदे की बात है। बिल्कुल कीजिए, ज्यादा लोग जोड़ने का कोशिश कीजिए, यही। और शिव प्रसाद जी, हाँ, ये अच्छा सुझाव आया है। वो बोल रहे हैं कि ज्यादातर किसान तो खेत में होते हैं, रविवार वाले तो सब हमारे जैसे होते हैं। तो रविवार वाले तो देखते हैं, देखिए अब किसान खेत में होता है, वो बात उनकी सही है। क्योंकि गुजरात में मैं देखता हूँ तो रविवार संडे हो या मंडे, रोज खेत में ही होते हैं, उसको तो क्या संडे है। तो इसके लिए हमको एक बार रात को रख कर देखे, किसान रात से ज्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि अभी वो काम कर रहे होते हैं किसान, और किसान काम करते करते तो देख नहीं सकते, ये मुझे पता है। क्योंकि वो पानी यदि देगा या फिर क्या करेगा या फिर वीडियो देखेगा। ऑफिस वाला है तो देख सकता है आराम से कि भाई वो कुछ काम भी करेगा लैपटॉप पर और देखा भी। लेकिन ये अच्छा सुझाव है। एक बार राजेश्वर राव जी इसका रात को रखते हैं एक बार प्रयोग करने के लिए। करेंगे जी। लेकिन क्या है ना, किसान का ही नहीं, कृषि जो है, मैं थोड़ी किसान हूँ, सिंगापुर शिव प्रसाद जी थोड़ी किसान है, लेकिन कृषि को हम लोग नहीं बदलने से, हम सब लोग मिलके ये तो बात आपकी सही है, सबको देखना है, किसानों को भी, लेकिन किसानों को तो इंक्लूड करना ही, मतलब किसानों को इंक्लूड करना है। आप सबको ग्रुप में जितने लोग हैं जो अन्न खाते हैं, सब लोग जुड़ना है और इसका प्रचार में जुड़ना है। नहीं तो जहर खा के जो है पूरा समाज अभी जहर खा के जितना सफरिंग है, तो क्यों आचार्य जी को कृषि के ऊपर क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि समाज का भलाई के लिए। तो आप सब लोग जो है जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है। ओके आचार्य जी, आपका टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। राजेश्वर राव जी, आप ऑनलाइन गुरुकुलम के ग्रुप में है क्या? आपका नंबर कहाँ ढूंढूं मैं? 9449596039। इसका रिकॉर्डिंग 942 944 हाँ 95 94495 96 039 9449596 ओके जी, मुझे पिंग कीजिए, मैं करता हूँ। ओके। हाँ, इधर ग्रुप में डाल दिया मैंने, चैट में। ओके शिव प्रसाद